हम जंगल के बीचों बीच एक अनाथालय में कुछ बच्चों को देखते हैं। सब सफेद कपड़े पहनते हैं और भाई बहन की तरह इस घर में मजे से रहते हैं। इनकी देखभाल करने वाली का नाम इजाबेला है। वो बहुत अच्छी और प्यारी है और सब उसे प्यार से ममा बुलाते हैं। रोज उनके मुश्किल टेस्ट होते हैं ताकि उनका दिमाग चेक किया जा सके। इनमें से सबसे तेज और फुल मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं। नॉर्मन जो एक बहुत स्मार्ट सफेद बालों वाला लड़का है, रे वो भी बहुत होशियार है पर अकेला रहता है, और एमा जो हमेशा मुस्कुराती है और बहुत फुर्तीली है। ये तीनों इस कहानी के मेन हीरो हैं और 15 साल के हैं। पढ़ाई के बाद सब खेलने जाते हैं पर उनका एक रूल है कि जो लाइन बनी है उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। ये जो 2 14 साल के बच्चे हैं इनका नाम डॉन और गिल्डा है। अनाथालय में कोई भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा 16 साल की उम्र तक ही रुक सकता है। उसके बाद उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, जैसे कि छोटी कॉनी जिसका अब जाने का टाइम आ गया है। अजीब बात ये है कि हर बच्चे की गर्दन पर एक नंबर का टैटू बना हुआ है। असल में इस जगह का एक बहुत भयानक सीक्रेट है। बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है वो बड़ा सा गेट जहाँ से सारे बच्चे विदा होकर जाते हैं। एमा और नॉर्मन देखते हैं कि कॉनी अपना खिलौना भूल गई है। रे उन्हें बताता है कि वो अभी भी उसे गेट पर पकड़ सकते हैं, इसलिए दोनों उस गेट तक जाते हैं। भले ही वहाँ जाना मना है पर वहाँ उन्हें कुछ बहुत ही डरावना दिखता है। एक ट्रक में कॉनी मरी हुई पड़ी थी और उसके सीने में एक अजीब सा फूल घुसा हुआ था। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और दोनों बच्चे गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। अब जो वो देखते हैं वो और भी खौफनाक है। कुछ राक्षस वहाँ आते हैं और कॉनी की बॉडी को निकालकर एक डिब्बे में डाल देते हैं। तब जाकर असली राज खुलता है। ये अनाथालय असल में बच्चों का एक फार्म है जहाँ राक्षसों के खाने के लिए इंसानों को पाला जाता है। और अब अगली बारी उन बच्चों की होगी जिनके फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है। इजाबेला भी वहीं राक्षसों के साथ खड़ी थी और वो कहती है कि ऐसा ही होगा। अचानक राक्षसों को किसी और इंसान की महक आती है, पर जब वो गाड़ी के नीचे देखते हैं तो उन्हें बस कॉनी का खिलौना मिलता है। एमा और नॉर्मन वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे कल की सुबह ही नहीं होगी। एमा गिर पड़ती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अभी क्या देखा। नॉर्मन उसे समझाता है कि हमें अनाथालय से भागना होगा। एमा अकेले भागना नहीं चाहती क्योंकि वो बाकी बच्चों को अपनी फैमिली मानती है। अगर भागना है तो सबको साथ में भागना होगा, और सफेद बालों वाला नॉर्मन उससे वादा करता है कि वो ऐसा ही करेंगे। राक्षस इजाबेला को वो खिलौना देता है जो उसे मिला था। अब इजाबेला समझ जाती है कि किसी न किसी बच्चे को सच पता चल गया है। वापस अनाथालय पहुंचकर वो रे से मिलते हैं, पर वो उसे अब भी कुछ नहीं बताते और राज छुपा कर रखते हैं। अगले दिन पहली बार वो लाइन पार करते हैं और वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है। भागने का बस एक ही तरीका है कि रस्सियों के सहारे इस दीवार पर चढ़ा जाए, पर ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इजाबेला के पास एक तरह का रडार है जिससे वो किसी को भी तुरंत ढूंढ सकती है। बच्चों को समझ आ जाता है कि उनके कानों में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवरों में लगाया जाता है। इजाबेला ने जानबूझकर उन्हें अपना रडार दिखाया था ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो भाग नहीं सकते। मामा को शक हो जाता है कि जिन बच्चों को सच पता है वो एमा और उसका ग्रुप ही है। बाद में एमा और नॉर्मन रस्सियां तैयार करके उन्हें पेड़ों में छुपा देते हैं। रे देख लेता है कि ये दोनों कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो फिर उनके पास रे को पूरा सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रे उनके साथ भागने को तैयार हो जाता है, पर वो कहता है कि सिर्फ हम तीनों ही भागेंगे। एमा कहती है नहीं भाई, या तो सब जाएंगे या कोई नहीं। लाइब्रेरी में बैठकर वो सोचते हैं कि राक्षसों को असल में उनका दिमाग चाहिए। दिमाग जितना ज्यादा डेवलप होगा राक्षसों को खाने में उतना ही मजा आएगा। 6 साल की उम्र के बाद किसी को भी भेजा जा सकता है। असल में ये तीनों फुल मार्क्स लाते हैं, इसीलिए ये सबसे टॉप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। रे उन्हें कहता है कि जीपीएस ट्रैकर की टेंशन मत लो, वो उसे देख लेगा। फील नाम के एक छोटे बच्चे की मदद से उन्हें एक बुक में उल्लू की कुछ फोटो मिलती है जिनमें मोर्स कोड छुपा होता है। किसी मिस्टर मिनर्वा नाम के आदमी ने ये कोड छोड़े थे ताकि अगर कोई सच जान जाए तो उसे रास्ता मिल सके। उस दिन इजाबेला अपनी एक नई हेल्पर को लेकर आती है, सिस्टर क्रोन, जो अपनी अजीब शक्लों की वजह से थोड़ी पागल सी लगती है। एमा कहती है कि बच्चों को गेम्स के बहाने ट्रेनिंग दी जाए ताकि बड़ों को कुछ शक न हो। क्रोन को पता चल जाता है कि कुछ बच्चों को राज पता चल गया है। उसे लगता है कि रूल्स के हिसाब से उन्हें सीधा मरने के लिए भेज देना चाहिए, पर इजाबेला कहती है कि सब उसके कंट्रोल में है और उसने सिस्टर क्रोन को बस बच्चों पर नजर रखने के लिए बुलाया है। बाद में अनाथ बच्चे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। क्रोन उन बच्चों का भरोसा जीतना चाहती है और उनके साथ खेलने आती है। गेम ये होता है कि उसे 20 मिनट में सबको पकड़ना है।
लगभग सबको पकड़ने के बाद आखिर में बस रे और नॉर्मन बचते हैं। वो उन्हें नहीं पकड़ पाती क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों इस अनाथालय के सबसे तेज बच्चे हैं। बाद में इजाबेला सिस्टर क्रोन को चेतावनी देती है कि वो पता लगाने की कोशिश ना करे कि किन बच्चों को सच पता है, क्योंकि उसने सब संभाल रखा है। पर इजाबेला इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उसने बच्चों के बीच अपना एक जासूस छोड़ रखा है। नॉर्मन को इसका शक हो जाता है तो वो जासूस को पकड़ने का एक प्लान बनाता है। वो डॉन और गिल्डा को सच बताते हैं और इसी बहाने वो तीनों के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें रे फंस जाता है। जी हाँ, रे ही इजाबेला का जासूस निकलता है। रे ये मान लेता है और कहता है कि वो मम्मा को बस वही बताता है जिससे बच्चे सेफ रहें और सब उनके प्लान के हिसाब से चलता रहे। वो खुद अपनी मर्जी से जासूस बना था। जब वो छोटा था तभी उसे इस घर का सच पता चल गया था और उसने मम्मा को सब बता दिया था। तब उसने मम्मा के साथ एक डील की। वो उसके लिए 2 शर्तों पर काम करेगा। पहला, वो उसे जल्दी मरने के लिए नहीं भेजेगी और दूसरा, जानकारी देने के बदले उसे इनाम मिलेगा। पर नॉर्मन को एक और बात समझ आती है। रे ने ही सारा प्लान बनाया था। जब से उसे राज पता चला था, कॉनी के जाने के साथ ही उसका प्लान शुरू हो गया था। उसी ने खिलौना चुराया था और एमा नॉर्मन को गेट तक जाने दिया ताकि वो खुद सच देख सके। उसने जीपीएस ट्रैकर को खराब करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। अब से रे एक डबल एजेंट की तरह काम करेगा। ऑफिस में हम देखते हैं कि इजाबेला की बॉडी पर भी नंबर का टैटू है। एक कमरे में रे ने वो डिवाइस छुपा रखा है जिससे वो ट्रैकर बंद करेगा और इजाबेला जो उसे इनाम देगी उससे वो इस डिवाइस को पूरा कर लेगा। पर नॉर्मन की नजर पेट्रोल के कुछ डिब्बों पर भी पड़ती है। जब सिस्टर क्रोन को पता चलता है कि यही बच्चे राज जानते हैं तो वो उनके साथ हाथ मिलाने को कहती है। वो खुद भी वहाँ फंसी हुई है और उसकी गर्दन पर भी नंबर है, पर वो भागना नहीं चाहती क्योंकि उसके अंदर एक चिप लगी है। अगर वो फार्म से बाहर गई तो वो चिप उसका दिल रोक देगी। उसका प्लान बस इजाबेला की कुर्सी छीनना है। अगर बच्चे भाग गए तो इजाबेला पर बात आएगी और उसे हटा दिया जाएगा। अपने कमरे में वो बच्चों को बताती है कि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, पर उसे पता है कि बाहर इंसान रहते हैं। बहुत पहले इंसानों और राक्षसों के बीच एक बहुत लंबी लड़ाई हुई थी। जब दोनों लड़ लड़ कर थक गए तो उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि शांति से रह सके। पर राक्षसों की दुनिया में इंसानों ने अपनी कुछ आबादी छोड़ दी। वही आबादी इस फार्म में है जिनका काम है बच्चे पैदा करना और उन्हें राक्षसों का खाना बनने के लिए पालना। वो ये भी पक्का कर देती है कि रडार और उनके कानों में लगे जीपीएस वाली बात एकदम सच है। सिस्टर क्रोन समझ जाती है कि बच्चों को ट्रैकर के बारे में पहले से पता था और पक्का उन्होंने इसे तोड़ने का तरीका भी निकाल लिया होगा। रे को अपना इनाम मिलता है जो कि एक कैमरा है। इसके पार्ट्स से उसका डिवाइस अब रेडी हो जाएगा। वो इजाबेला को ये भी बता देता है कि सिस्टर क्रोन अभी भी बच्चों के बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रही है। बाद में क्रोन बच्चों के कमरे में सबूत ढूंढने लगती है कि वो भागने वाले हैं। आखिर में उसे एक खिलौने के अंदर कुछ मिलता है। वो रे का डिवाइस ढूंढने ही वाली थी कि तभी इजाबेला वहाँ एक लेटर लेकर आ जाती है। उस लेटर में लिखा है कि क्रोन को अब प्लांट नंबर 4 की मम्मा बना दिया गया है और उसे अभी निकलना होगा क्योंकि मेन गेट पर एक बुजुर्ग औरत उसका इंतजार कर रही है। जाने से पहले क्रोन बच्चों की दराज में एक पेन छोड़ जाती है। जब वो मेन गेट पर पहुँचती है तो वो बुजुर्ग औरत वहाँ खड़ी होती है। क्रोन उसे बच्चों के भागने वाले प्लान के बारे में बताती है, पर वो औरत कहती है कि जब तक इजाबेला सब कुछ हैंडल कर रही है तब तक कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उससे अच्छी मामा और कोई नहीं है। तभी एक राक्षस पीछे से आता है, क्रोन को पकड़ता है और उसके सीने में वो फूल वाली डाली घुसा देता है। फिर वो उसका लंच कर लेते हैं। बाद में रे मामा का ध्यान भटकाता है ताकि एमा और नॉर्मन बाहर जाकर जगह देख सके। पर इजाबेला रे से कहती है, बेटा अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। फिर वो उन दोनों बच्चों को ढूंढने निकलती है और उन्हें दीवार के पास पकड़ लेती है। वो उन्हें प्यार से पर कड़क आवाज में समझाती है कि भागने का ये पागलपन छोड़ दो। पर जब वो नहीं मानते तो वो जबरदस्ती एमा का पैर तोड़ देती है और फिर उन्हें एक बुरी खबर सुनाती है, कल नॉर्मन को यहाँ से भेज दिया जाएगा। उस रात रे और एमा नॉर्मन को बहुत मनाते हैं कि वो कल जाने से पहले अकेला ही भाग जाए। ये एक बहुत ही इमोशनल पल होता है। रे उन्हें बताता है कि उसे अपने बचपन की बातें याद है, जब वो एक छोटा बच्चा था। अनाथालय आने से पहले उसे मेन हेडक्वार्टर याद है जहाँ राक्षस और इंसान दोनों थे और भी बहुत सारे बच्चे थे, पर उसे अपनी असली माँ का चेहरा याद नहीं है। फिर वो नॉर्मन को ट्रैकर तोड़ने वाली डिवाइस देता है ताकि वो भागकर दीवार के उस पार उनका वेट करे। और अपनी दराज में नॉर्मन को वो पेन मिलता है जो सिस्टर क्रोन छोड़कर गई थी। अगले दिन इजाबेला सबको बताती है कि नॉर्मन आज रात को चला जाएगा, पर नॉर्मन पहले ही वहाँ से भागने का फैसला करता है। हम उसे भागते हुए और दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं। बाद में इजाबेला सबको बुलाती है और देखती है कि नॉर्मन गायब है, पर वो ज्यादा टेंशन नहीं लेती और थोड़ी ही देर में नॉर्मन वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रे उससे गुस्से में पूछता है कि तू वापस क्यों आ गया। सफेद बालों वाला नॉर्मन बताता है कि जब वो दीवार के ऊपर चढ़ा तो दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई थी, तो वो दीवार के ऊपर ऊपर चला ताकि कोई रास्ता मिल सके। वो उन्हें एक ड्राइंग दिखाता है कि वो जगह असल में कैसी है। यहाँ समझ आता है कि उनका फार्म अकेला नहीं है, बाहर जाने का बस एक पुल है
है जो मेन हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और वही भागने का इकलौता रास्ता है। वो रे को उसका डिवाइस वापस कर देता है ताकि जब सब भागे तब वो काम आए। नॉर्मन ने पहले ही सोच रखा था कि वो बस जगह देखने जाएगा ताकि बाकी बच्चों के लिए रास्ता साफ हो सके, और अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपनी मौत को गले लगाने के। उस रात वो सबसे विदा लेता है। उसके दोस्तों को पता है कि वो मरने जा रहा है। इजाबेला उसे गेट तक लेकर जाती है और वहीं छोड़ देती है। अचानक वहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी आता है। नॉर्मन को लगता है कि ये मिस्टर मिनर्वा है, पर वो आदमी कहता है कि मिनर्वा तो गायब हो चुका है। वो आदमी इस दुनिया का सुपरवाइजर है। वो नॉर्मन को बताता है कि राक्षसों को जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना ही पड़ता है। दुनिया के दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस इंसानी फार्म के बच्चों की मदद करना चाहते हैं, पर इस सुपरवाइजर का काम उन लोगों को खत्म करना है। एक राक्षस आगे आता है और इसके बाद नॉर्मन का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलता। इजाबेला एमा से कहती है कि अब हार मान ले, वो इस दुनिया को नहीं बदल सकती, और वो उसे ऑफर देती है कि वो एमा को भी किसी फार्म की मम्मा बनने के लिए रेकमेंड कर देगी। 2 महीने बीत जाते हैं और अब रे के जाने में बस 1 दिन बचा है। एमा रे के पास जाती है। नॉर्मन के जाने के बाद से दोनों ने ज्यादा बात नहीं की थी, पर इस बार एमा आकर कहती है कि उसने अभी हार नहीं मानी है और भागने का टाइम आ गया है। एमा ने इन 2 महीनों में खुद को एकदम शांत रखा था ताकि इजाबेला को कोई शक ना हो, पर छुप छुप कर उसने डॉन और गिल्डा को काम पर लगा रखा था। वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे और टूल्स और खाना इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन रे ने कुछ और ही प्लान बना रखा है। जो पेट्रोल उसने छुपा रखा था उससे वो आज रात पूरे घर में आग लगाना चाहता है ताकि सब बच्चे आसानी से भाग सके और इजाबेला उनके पीछे ना आए। इसीलिए वो खुद को आग में जला देगा। ममा अपने सबसे कीमती प्रोडक्ट को जलने नहीं देगी और उसे बचाने में लग जाएगी। रे ने ये बहुत पहले से सोच रखा था। उसे पढ़ना लिखना भी पसंद नहीं था, पर उसने जबरदस्ती पढ़ाई की ताकि उसके अच्छे मार्क्स आएं और वो एक टॉप प्रोडक्ट बन सके। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि एन मौके पर वो राक्षसों की सबसे अच्छी फसल खराब कर सके। वो एमा को बाएं बोलता है और जलती हुई माचिस नीचे गिरा देता है। जब इजाबेला वहाँ भाग कर आती है तो एमा उसे बताती है कि रे आग में जल रहा है। इजाबेला अपना रडार चेक करती है तो उसमें भी रे की लोकेशन आग के बीच दिखती है। वो तुरंत आग बुझाने वाला सिलेंडर लेने भागती है और उसी बीच सारे बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। वो आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, पर आग इतनी तेज है कि कुछ नहीं हो पाता, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एमा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। जंगल में एमा अपने पूरे ग्रुप से मिलती है और रे भी उनके साथ सही सलामत खड़ा है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? असल में एमा ने वो माचिस गिरने से रोक ली थी। उसने रे को बताया कि नॉर्मन ने जाने से पहले सब कुछ प्लान कर दिया था। उन्होंने रे की जगह मीट और उसके कपड़े रख दिए थे और रे के कान से ट्रैकर निकाल कर उन कपड़ों में डाल दिया था, और फिर एमा ने खुद आग लगाई थी। नॉर्मन ने एमा के तकिए के नीचे एक लेटर छोड़ा था जिसमें पूरा प्लान लिखा था, और उसी के साथ सिस्टर क्रोन वाला पेन भी था। सफेद बालों वाले नॉर्मन को पहले ही समझ आ गया था कि रे भेजने से पहले खुद को मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए एमा का काम रे को बचाना था और उसी के आग वाले प्लान को अपने फायदे के लिए यूज करना था। पर सारे बच्चे एक साथ नहीं भागे। जो बच्चे 4 साल या उससे छोटे थे उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और उनसे वादा किया कि वो उनके भेजे जाने से पहले उन्हें लेने वापस आएंगे। इजाबेला अनाथालय को जलता हुआ देखती है और छोटा फिल बाकी छोटे बच्चों के साथ वहीं आ जाता है। उधर बड़े बच्चे दीवार पर चढ़ चुके हैं। ममा मेन हेडक्वार्टर में फोन करके बताती हैं कि बच्चे भाग गए हैं और अलार्म बजाने को कहती है। रे कहता है कि हम टाइम पर पुल तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर एमा बताती है कि पुल वाला उनका प्लान कभी था ही नहीं। जिस दिन नॉर्मन दीवार पर चढ़ा था उसे खाई के बीच एक पतली सी जगह मिल गई थी जहां से वो पार कर सकते थे। वो रस्सियां फंसाते हैं और खाई पार करने लगते हैं। रे ये सब देखकर हैरान रह जाता है। इजाबेला को पता चलता है कि ट्रैकर काम नहीं कर रहे हैं, पर उसे मालूम है कि बच्चे कहाँ हो सकते हैं। लगभग सब बच्चे खाई पार कर चुके हैं, बस एमा बची है। तभी इजाबेला वहाँ भागते हुए आ जाती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। इजाबेला एमा को बताती है कि बचपन में उसका लेस्ली नाम का एक दोस्त था। वो दोनों भी एक साथ इसी तरह बड़े हुए थे, पर 16 साल का होते ही उसे मरने के लिए भेज दिया गया। सच जानने के बाद इजाबेला ने भी भागने की कोशिश की थी और वो भी बिल्कुल इसी जगह पर खड़ी थी, पर जब उसने इतनी गहरी खाई और अंधेरा जंगल देखा तो उसे लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने भागने का प्लान छोड़ दिया और इस फार्म की ममा बन गई। जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो एक गाना गुनगुनाती थी ताकि उसका होने वाला बच्चा उसे सुन सके। वो गाना लेस्ली ने बनाया था और वो सिर्फ उन दोनों को ही पता था, पर वो एमा से कहती है कि उसका बच्चा पैदा होने के बाद मर गया था। तब उसने ठाना कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेगी और अपने सारे बच्चों को बहुत प्यार से पालेगी। वो एमा को चेतावनी देती है कि बाहर की दुनिया में बचने का कोई चांस नहीं है और तुम दुनिया नहीं बदल सकते, पर एमा को पूरा यकीन है कि वो लोग साथ मिलकर सरवाइव कर लेंगे और वो छलांग लगा देती है। इजाबेला उसकी रस्सी काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सच तो ये है कि वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है। दुखी मन से पर थोड़े प्राउड के साथ
वो अपने बच्चों को जंगल में गायब होते हुए देखती है और जाते जाते उनके अच्छे की दुआ करती है। तभी इजाबेला को एक पुरानी बात याद आती है। उसने एक बार छोटे रे को वही गाना गुनगुनाते हुए सुना था और रे ने कहा था कि ये गाना उसे तब से याद है जब वो अपनी माँ के पेट में था। मतलब रे ही इजाबेला का असली बेटा है। बाद में इजाबेला गेट पर खड़ी होती है। वो अपनी सजा भुगतने को तैयार है। एक राक्षस उसकी तरफ आता है और इजाबेला चुपचाप अपनी किस्मत मान लेती है। एकदम लास्ट सीन में बच्चे एक अनजान जगह पर भाग रहे हैं और उनके सामने एक नए दिन का सूरज उग रहा होता है।